किसी गांव में वैशाली नाम की एक दुष्ट लड़की रहती थी। वैशाली काला जादू सीख रही थी और वो अक्सर गांव के लोगों के जानवरों को मारकर उनकी बलि चढ़ा देती थी। दूसरी तरफ बेचारे गांव वाले सोचते थे कि जंगल का शेर उनके जानवरों को मारकर खा गया है। वैशाली हमेशा गांव वालों के सामने एक सीधी साधी लड़की बनकर रहती थी, जिस वजह से कोई भी उस पर शक ही नहीं करता था। फिर एक दिन वैशाली की मुलाकात एक बुरे जादूगर से होती है। बातों ही बातों में उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखो, अगर तुम बहुत शक्तिशाली बनना चाहती हो तो तुम्हें जानवरों की बजाय इंसानों को मारकर उनकी बलि चढ़ानी होगी, तभी तुम बड़ी शक्तियों की मालकिन बन पाओगी। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मैं अकेले इंसानों को नहीं मार सकती हूँ। मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। फिर इंसानों की बलि चढ़ाने के बाद हम दोनों बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ये सुनकर वैशाली भी बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों पास के जंगल में जाकर वहाँ से जहरीली जड़ी बूटियाँ तोड़कर ले आते हैं। अब हमें काले जादू के मंत्रों से इन जड़ी बूटियों को बहुत खतरनाक बनाना है। उसके बाद रात होने पर वो दोनों सारी जड़ी बूटियाँ एक शैतानी बर्तन के अंदर डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारी जड़ी बूटियाँ बहुत ही काली हो जाती है और साथ ही उनमें से तेज दुर्गंध आने लगती है। हमारी जड़ी बूटियाँ तैयार हो चुकी हैं। चलो इन्हें गांव के कुएं में डाल देते हैं। फिर कुएं के पानी को पीने के बाद धीरे धीरे सभी गांव वाले बुरी तरह से बीमार पड़ जाएंगे और कुछ ही दिनों में एक एक कर सभी की मौत हो जाएगी और उनके मरते ही शैतान बहुत ही खुश हो जाएगा और हम दोनों को ढेर सारी शक्तियाँ प्रदान करेगा। अरे वाह, तब तो बड़ा ही मजा आएगा। चलो जल्दी से कुएं में जड़ी बूटी डाल देते हैं। उसके बाद वो दोनों गांव के कुएं में सारी जड़ी बूटी डाल देते हैं। दूसरी तरफ इस बात से बेखबर गांव वाले कुएं का पानी पीना जारी रखते हैं। फिर कुछ ही दिनों में काले जादू से तैयार की गई जड़ी बूटी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और एक एक कर सभी गांव वाले बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले शहर के डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफी दवाइयाँ देने के बाद भी डॉक्टर लोगों को ठीक नहीं कर पाता है और आखिरकार डॉक्टर हार मानकर वहाँ से वापस शहर चला जाता है। कुछ ही दिनों में गांव के आधे से ज्यादा लोग इस तरह से बीमार हो जाते हैं कि उनका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ गांव वालों को बीमार देख वैशाली और वो दुष्ट जादूगर बहुत खुश हो रहे थे। अब ये लोग बुरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं, इनके बचने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है। बस हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा, उसके बाद सभी का ऊपर का टिकट कट जाएगा। इस तरह वैशाली और वो जादूगर अपनी जीत की खुशियाँ मनाने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक परी आसमान से उड़ते हुए उन बीमार गांव वालों को देख लेती है। वो परी लोग की सबसे शक्तिशाली परी थी और उसके पास फूलों की शक्ति थी, इसलिए सभी लोग उसे फूल परी कहते थे। फूल परी से गांव वालों की हालत देखी नहीं जाती और वो उनकी मदद करने गांव में चली जाती है। फूल परी जब गांव वालों से उनकी बीमारी के बारे में पूछती है तो कोई भी गांव वाला उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। फिर परी अपनी आंखें बंद करके ये पता लगा लेती है कि किसी ने इन पर जादू टोना किया है। उसके बाद फूल परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ पर एक सफेद रंग का सांप प्रकट करती है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम सब लोगों पर काला जादू किया गया है, लेकिन तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा सारा काला जादू मेरा ये जादुई सांप अपने अंदर खींच लेगा।
फिर वो सांप एक एक कर सभी गांव वालों को काटना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सांप का रंग पूरी तरह से काला हो जाता है। सुनो मेरे प्यारे जादुई सांप, जिस किसी ने इन लोगों पर काला जादू किया था उससे जाकर सबक सिखा दो। फिर वो सांप वहाँ से भागता हुआ वैशाली और उस जादूगर के पास आकर उन दोनों को काटना शुरू कर देता है। हाय रे, मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ। अरे इसने हमारा काला जादू हमारे ही शरीर में डाल दिया है, अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते उन दोनों का शरीर पूरी तरह से काला पड़ जाता है और वो जादुई सांप फिर से सफेद रंग का हो जाता है। फिर वो दुष्ट जादूगर और वैशाली दोनों तड़पते हुए अपने प्राण छोड़ देते हैं। उसके बाद फूल परी अपनी जादुई शक्ति से उस गांव में एक बड़ा सा फूलों का स्कूल प्रकट कर देती है और सभी गांव वालों को उसके अंदर ले जाकर काले जादू से बचने की विद्या सिखाने लगती है। और 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद गांव वाले अच्छी तरह से विद्या सीख जाते हैं। आज के बाद कोई भी काला जादू तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, जब भी तुम सबको कोई काला जादू करने वाला बुरा इंसान दिखाई दे तो तुम सब अपनी विद्या से उसे सबक सिखा सकते हो। फिर सभी गांव वाले फूल परी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद फूल परी अपने परिदेश वापस चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। साथ ही उस दिन के बाद से गांव वालों के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आती और वो सभी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो विनोद एक साधारण व्यक्ति था, परंतु वो जरूरतमंद लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। विनोद हमेशा गरीबों और अनाथ लोगों की मदद करता था, जबकि वो खुद एक गरीब परिवार से था। विनोद अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती किया करता था। वो अपने खेतों पर कई वर्षों से काम कर रहा होता है, परंतु उसे उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी न किसी कारण वर्ष उसके खेत में कभी फसल नहीं लहराया करती थी, जिस वजह से विनोद गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था और उससे जो थोड़े बहुत रुपए मिलते उसी से अपना घर चलाया करता था। विनोद गांव में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी कावेरी और उसकी प्यारी सी बेटी शिखा रहती थी। कावेरी घर पर रहकर ही घर के सारे काम देखा करती थी। वहीं उनकी इकलौती बेटी शिखा स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने जाया करती थी। हमेशा की तरह विनोद अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है और आज कई दिनों बाद कावेरी भी उसके साथ जा रही थी। फिर जब दोनों खेत में पहुंचते हैं तो देख रही हो कावेरी, इस बार मेरी फसल बड़ी हो रही है, जरूर इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। ये तो आप पिछले कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन फसल काटने से पहले हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कि हमें ये खेत बेचकर कहीं और खेत ले लेना चाहिए। नहीं कावेरी, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसे ऐसे ही नहीं बेच सकते। तुम जरा सब्र रखो, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। इतना कहकर विनोद अपनी फसल की सिंचाई करने लगता है। विनोद के पड़ोस में ही सेठ के खेत भी थे, इसलिए सेठ विनोद का खेत भी खरीदना चाहता था। क्यों विनोद, इस बार तो तुम्हारे खेत में अच्छी फसल आई है। हाँ मालिक, इस बार मैंने अपने खेत में अच्छे से खाद और दवाई लगाई है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। अरे पागल, तेरे खेतों की जमीन बंजर है और उसमें कुछ भी नहीं उगने वाला। मैं तुझसे कितने सालों से कह रहा हूँ, 80,000 रुपए में अपनी वो जमीन मुझे बेच दे। आएगी मालिक आएगी, एक दिन मेरे भी खेतों में हरी भरी फसल जरूर आएगी, जरा सब्र कीजिए। इतना कहकर विनोद अपने काम पर निकल जाता है। फिर उस पूरे दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद विनोद को जो तनख्वाह मिलती है
उससे वो अपना उधार चुकाता है। ये लो भाई अपने 500 रुपए जो पिछले महीने मैंने तुमसे उधार लिए थे। और इसी तरह विनोद दूध वाला, फल वाला और सभी लोगों को पैसे चुका देता है और वहाँ से कुछ फल और सब्जियाँ और राशन का सामान खरीद कर अपने घर वापस आ जाता है। आ गए जी, सारा राशन का सामान रख दीजिए, लगता है पगार मिल गई है, लाइए मुझे दीजिए। पगार तो मिल गई है और उसमें से 2000 रुपए खर्च भी हो गए हैं। अब केवल 3000 रुपए बचे हैं। इससे खेतों के लिए बीज और बिजली, पानी, खाद, दवाई लानी है और बचे हुए 500 रुपए शिखा की फीस के लिए चाहिए। हाय राम, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं सोच रही थी इस बार कुछ पैसे बचाकर अपने और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले लूंगी। हमारे सारे कपड़े फट गए हैं। कोई बात नहीं शिखा की माँ, मैं जल्द ही तुम्हें एक साड़ी दिलवा दूंगा। पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और आपने अब तक मुझे कोई साड़ी नहीं दिलवाई, तो फिर अब क्या दिलवाएंगे। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन हमेशा की तरह विनोद अपने खेत में पानी डाल रहा होता है कि तभी विनोद देखता है कि उसकी फसल में एक सोने की सिलाई मशीन पड़ी हुई है। ये देखकर विनोद तुरंत उस जादुई सिलाई मशीन को उठाकर अपने घर ले आता है। ये देखो कावेरी, मुझे हमारे खेत में जादुई सोने की सिलाई मशीन पड़ी हुई मिली। जरूर इसके पीछे ऊपर वाले का कोई हाथ होगा, जो उन्होंने बरसों की मेरी मेहनत और ईमानदारी का ये फल मुझे दिया है। इसके बाद कावेरी जल्दी से उस सिलाई मशीन से कपड़े सिलने लगती है। तभी कावेरी देखती है कि वो मशीन तो जादू से अपने आप ही जादुई सोने के लहंगे सिल रही है। ये देखकर विनोद और कावेरी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शिखा के पिताजी जल्दी आइए और ये सभी लहंगे बाजार में बेच आइए और अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। अच्छा तो तुम मेरे आने तक अच्छे अच्छे खाने बनाकर रख लेना। आज हमारी बेटी को स्कूल से लाकर स्वादिष्ट खाना ही मिलना चाहिए। इतना कहकर विनोद सारे लहंगे लेकर कई सुनार की दुकानों पर जाता है और जहाँ से उसे सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं वहाँ पर उन लहंगों को बेच देता है। विनोद को लहंगे बेचकर अच्छी खासी रकम मिल जाती है और फिर विनोद बाजार से अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लेता है। परंतु अब हमें ध्यान देना होगा कि किसी को भी हमारी जादुई सिलाई मशीन के बारे में पता ना चले, नहीं तो वो सभी गांव वालों को बता देगा और सेठ हमारी मशीन पर कब्जा कर लेगा। हाँ शिखा की माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं किसी को कानो कान ये खबर नहीं होने दूंगा। और इस तरह विनोद उस दिन के बाद से घर पर रहकर ही अपनी जादुई सोने की सिलाई मशीन की रक्षा किया करता था। धीरे धीरे विनोद और कावेरी ढेर सारे रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और वो सभी लोग शहर चले जाते हैं। शहर में विनोद एक हवेली जैसा अच्छा सा घर ले लेता है और गरीब और अनाथ लोगों के लिए धर्मशाला भी खोलता है। इस तरह उस दिन के बाद से वो सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।